ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके फैन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज हों, उसकी मौत गुमनामी में हो गई। पहली ही किताब लिखी और जिले के कलेक्टर ने सारी 500 कॉपी सबके सामने जलाकर राख कर दी। प्रेमचंद मुंबई तो गए और एक मूवी के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी, लेकिन बॉलीवुड कल्चर के हिसाब से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वापस लौटना पड़ा। गांधी जी के एक बार कहने पर अपनी गस्टेड ऑफिसर जैसी सरकारी नौकरी 1 सेकंड में छोड़ दी। छोटी सी उम्र में शादी तो हो गई, लेकिन कुछ ही महीनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और पत्नी हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर मायके चली गई। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, मॉरिशस, पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इनके नाम से बुक, लिटरेचर, लाइब्रेरी, एकेडमिक डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ना हो। जब इनकी शव यात्रा निकल रही थी ना और घाट पर लोग पूछ रहे थे कौन मर गया भैया, तब लोगों ने कहा कि कोई मास्टर था शायद मर गया। देखिए 31 जुलाई 1880 जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और अब भारत डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम कर रहा, तभी बनारस से 8 किलोमीटर दूर लम्ही नाम के एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क मुंशी अजायब लाल के घर में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। हालांकि ये प्रेमचंद इनका नकली नाम है जो कि बहुत बाद में पड़ा। माता पिता ने शुरुआत में इनका नाम रखा था धनपत राय श्रीवास्तव। अब जैसे हर महापुरुष को अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वैसे ही इस बच्चे की भी कठिन परीक्षाएं शुरू हो गई। कुछ ही सालों में इनकी मां आनंदी देवी का देहांत हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन फैमिलीज में जो टिपिकल प्रॉब्लम सामने आती है ना, उन सबको इस बच्चे को फेस करना पड़ा। अब उस समय 1886-87 में आज के जैसे ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम तो था नहीं, पर इन्होंने अपने गांव लम्ही में ही हिंदी, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं की बेसिक एजुकेशन हासिल कर ली और फिर बनारस आ गए। लेकिन इसी बीच इनके पिता की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, तो डाक बाबू ने सोचा कि अपने जीते जी बेटे की शादी कर लेता हूं। इसलिए 15 साल की उम्र में ही धनपत राय की शादी 12-13 साल की एक इमेच्योर लड़की के साथ कर दी गई। वो छोटी सी दुल्हन सज धज के ससुराल आ तो गई, लेकिन लड़का लड़की दोनों इमेच्योर थे, इसलिए कुछ ही दिनों में घनघोर लड़ाई हुई और इनकी पत्नी इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर मायके चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। और अब कुछ ही दिनों में डाक बाबू का भी देहांत हो गया और अब धनपत राय के सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था और कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों की। इसलिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि उस भीषण गरीबी में परिवार का पालन पोषण ठीक से हो सके। और साथ ही 1898 में बनारस के क्वींस कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली। अगले ही साल बनारस के प्राथमिक स्कूल में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल गई और अब धनपत राय ठीक से पढ़ाने, लिखाने और लिखने के काम में लग गए। अब हालांकि कुछ ही सालों में प्रेमचंद दुनिया के सबसे अच्छे कहानीकार बनने वाले थे, लेकिन जो शुरुआत होती है ना, उसमें सबको संघर्ष करना पड़ता है और प्रेमचंद को भी करना पड़ा। कोई इनकी पहली ही कहानी किताब ब्लॉकबस्टर नहीं हो गई। 1903 में एक उपन्यास लिखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाया। 1905 में जमाना नाम की एक पत्रिका में अपनी पहली कहानी छपवाई, दुनिया का सबसे अनमोल रतन नाम से। और धीरे धीरे कुछ लोगों ने गाली देनी शुरू की, वहीं कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी करना शुरू कर दिया। अब एक दिन अखबार पढ़ते वक्त एक लड़की के बारे में पढ़ा जिसका बाल विवाह हो चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो विधवा हो गई थी और रिश्ते के लिए उस लड़की की जानकारी अखबार में दी गई थी। अब उस जमाने में जहां विधवाओं को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, प्रेमचंद ने उसे अपना लेना बहुत अच्छा काम समझा और 1906 में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी के साथ अपनी दूसरी शादी कर ली। अगले ही साल एक बेटा भी हो गया जिसका नाम श्रीपत रखा और प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का सिलसिला और तेज कर दिया। अब चूंकि प्रेमचंद सरकारी नौकरी में थे, इसलिए अपने नाम से किताब पब्लिश करना ठीक नहीं समझा और एक काल्पनिक नाम रखा नवाब राय और इसी नाम से अपनी पहली किताब छपवाई जिसका नाम था सूज ए वतन, मतलब देश का दर्द। और उसके अंदर लिखा कि अंग्रेजों की हुकूमत में पूरा देश किन किन प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रहा है। और इस किताब की लगभग 500 कॉपियां छप गईं और डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगी। लेकिन किसी ने इस किताब की एक प्रति उस समय के अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर एम बार्टन को पढ़ने के लिए दे दी। जब उस अंग्रेज ने किताब पढ़ी तो बहुत नाराज हो गया और प्रेमचंद को भी बुलाया और जितनी सारी 500 प्रतियां छपी थी सबको बुलाकर सबके सामने उन प्रतियों में आग लगा दी और कहा कि आज के बाद नवाब राय के नाम से कोई भी किताब
नहीं छपेगी। इस घटना से धनपत राय को एक सदमा सा लगा कि यार पहली किताब लिखी जो कि छप पाई और उस पर भी बैन लग गया, उसे जलाकर राख कर दिया गया। उनका दिल भीतर से टूट गया और मन बना लिया कि भाड़ में जाए, अब लिखना ही नहीं है। तभी इस कहानी में एंट्री होती है प्रेमचंद्र जी के जिगरी दोस्त मुंशी दया नारायण निगम जी की, जो कानपुर से उसी जमाना नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते थे। उन्होंने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, साथ बैठे और प्रेमचंद को समझाया कि यार केवल नवाब राय नाम ही तो बैन हुआ है, दुनिया में ढेर सारे नाम अभी भी बचे हैं। चलो आज मैं तुमको एक नया नाम दे देता हूं, अब तुम अपनी सारी किताबें इस नए नाम से लिखो। और ऐसे मुंशी धनपत राय श्रीवास्तव को एक नया और सबसे फेमस नाम मिला, प्रेमचंद। और फिर उसी साल 1910 में प्रेमचंद ने इसी नाम से एक बहुत फेमस कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी। मुझे लगता है कि अगर केवल फैंसी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दें तो भारत में लगभग सब ने बड़े घर की बेटी कहानी जरूर पढ़ी या कम से कम सुनी तो होगी। ये कहानी उस समय बहुत फेमस हुई और पुस्तकें प्रेमचंद के नाम से धड़ाधड़ बिकने लगी। और अब इनका जीवन थोड़ा नॉर्मल हुआ। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर संभालना और फिर एकांत में बैठकर कहानी, उपन्यास, लेख और निबंध लिखना प्रेमचंद का जीवन बन गया। और इनकी सरकारी नौकरी में 1916 में एक बड़ा प्रमोशन मिला। इन्हें एक प्राथमिक स्कूल के मास्टर से बनारस जिले के एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। इनके जीवन में बहुत सारे संघर्षों के बाद अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्मूथ होना शुरू हुआ था। तभी महात्मा गांधी लंदन और साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ गए और पूरे भारत का भ्रमण करने में लग गए, कहीं धरना तो कहीं सत्याग्रह में लोगों को जोड़ जोड़कर अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। साल आया 1921 जब गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। इसी आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी 1921 में गोरखपुर आए और बड़ा ही देश प्रेम, ओज, त्याग से ओतप्रोत भाषण। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर पाबंदी थी, लेकिन फिर भी प्रेमचंद चुपचाप छिपते छिपाते गांधी जी का भाषण सुनने गए, जहां गांधी जी ने मंच से आह्वान किया कि अगर आप अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं तो पहले अंग्रेजों की व्यवस्था चलाने में जो भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं। मतलब जो लोग भी अंग्रेजों की गुलामी वाली नौकरी कर रहे हैं उसे त्याग दें, ताकि अंग्रेजों का कानून केवल कागजों तक रह पाए, जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट ना हो। क्योंकि पूरे दफ्तर में बड़े मुश्किल से 1 या 2 अंग्रेज अफसर ही होते थे, बाकी पूरा दफ्तर तो पढ़े लिखे भारतीय लोग ही चलाते थे। इसीलिए गांधी जी ने उन भारतीयों से आह्वान किया कि आप लोग तुरंत उन दफ्तरों से निकलें और इन गोरे अंग्रेजों की लूटा खसोटी में सहयोग ना दें, तभी हम इनसे आज़ादी हासिल कर पाएंगे। जैसे ही ये भाषण प्रेमचंद ने सुना, उनके दिल में बात लग गई। घर गए, अपनी पत्नी शिवरानी देवी से सलाह ली कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पत्नी ने मना किया। बल्कि प्रेमचंद के दोस्तों को भी बुलाया और कहा कि इन्हें समझाइए, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, अब इसे छोड़ने को कह रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद ने किसी की बात नहीं सुनी, एक इस्तीफा लिखा, कार्यालय गए और अपने अफसर की टेबल पर पटक कर कहा कि आज से मैं अंग्रेजों की इस गुलामी वाली नौकरी को त्याग रहा हूं। अब सीन देखिए, प्रेमचंद ने अपनी गजेटेड ऑफिसर जैसी सरकारी नौकरी छोड़ तो दी थी, लेकिन घर में अब तक 3 बच्चे हो चुके थे, श्रीपत, अमृत राय और कमला। पत्नी शिवरानी देवी अक्सर नाराज रहा करती थी, लेकिन उन्होंने समझाया कि घबराओ मत, मैं कुछ अपना काम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में अपनी पुस्तकों का संपादन, प्रकाशन खुद करने के लिए बनारस में ही एक प्रेस खोली, जिसका नाम रखा सरस्वती प्रेस, और वहां से अपनी पुस्तकें छापने लगे और साथ ही एक मासिक पत्रिका भी चलाई जिसका नाम रखा हंस। अब देखिए, पत्रिका, कहानी, उपन्यास, लेख, निबंधों के कारण लोग इन्हें जानने लगे थे और पूरे देश में इनका नाम भी होने लगा था। इसीलिए अचानक एक दिन मुंबई से एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, अजंता सिनेटोन कंपनी, बॉलीवुड मुंबई आपको मुंबई में आमंत्रित करती है, आप मुंबई आकर फिल्मों के लिए कहानी लिखिए, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। चिट्ठी पढ़ने के बाद पत्नी और दोस्तों से सलाह ली, सबने कहा कि चले जाओ, और मुंबई आ गए और एक फिल्म मजूर या मजदूर के लिए कहानी भी लिखी। लेकिन जो बॉलीवुड का कल्चर था उसमें प्रेमचंद फिट नहीं बैठ पाए, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सही तालमेल नहीं बैठा पाए, इसलिए प्रेमचंद को कुछ ही दिनों में वापस बनारस लौटना पड़ा। फिर जीवन के अंतिम साल में लखनऊ में ही एक सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद को ही बनाया गया और देश दुनिया के बड़े बड़े लेखक इस सम्मेलन में गए और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े दिग्गज भी इस सम्मेलन में पहुंचे और नेहरू जी ने खुद मंच से खड़े होकर प्रेमचंद जी की
तारीफ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त सब इन्हें जानते थे और प्रेमचंद की खुले दिल से तारीफ करते थे। फिर इसी साल से प्रेमचंद बहुत बीमार होने लगे। पेट के अल्सर और गरीबी ने प्रेमचंद को अंदर से तोड़ दिया और 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का बनारस में निधन हो गया। सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में 15 बड़े बड़े उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 10 निबंध और कई लेख आलेख लिखे, उसकी शव यात्रा में केवल चंद लोग थे और बनारस के मणिकर्णिका घाट में चंद लोगों ने तन्हाई और अकेलेपन में उनका अंतिम संस्कार किया। और इस युग के हिंदी साहित्य का कलम का सिपाही अकेलेपन में, वीराने में चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरी दुनिया में साहित्य के विद्यार्थियों को इनके उपन्यास गोदान, गबन, रंगभूमि और सेवा सदन जरूर पढ़ाए जाते हैं। 300 से ज्यादा कहानियां, कफन, पूछ की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, सदगति, ठाकुर का कुआं, कौन नहीं जानता इनकी कहानियां। लेकिन बनारस में जब इनकी शव यात्रा निकल रही थी ना और घाट पर लोग पूछ रहे थे कौन मर गया भैया, तब लोगों ने कहा कि कोई मास्टर था शायद मर गया। मुझे लगता है कि रुखसती के समय प्रेमचंद को थोड़ा कम सम्मान मिला है। पता है क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में जहां भी हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, इनकी लगभग सभी रचनाओं को जरूर पढ़ाया जाता है। स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूके, यूएस और मॉरिशस में साहित्य पढ़ाने वाले इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर कहते हैं। अच्छा, प्रेमचंद मरते वक्त एक उपन्यास लिख रहे थे जिसका टाइटल था मंगल सूत्र। वो पूरा नहीं हो पाया, फिर उनके छोटे बेटे अमृत राय ने उसे पूरा किया और अपने पिता की जीवनी लिखी जिसका टाइटल दिया कलम का सिपाही। और अमृत राय भी साहित्य की दुनिया में काफी नाम बना चुके हैं। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने भी कुछ दिनों के बाद एक किताब लिखी, प्रेमचंद घर में, जिसके माध्यम से प्रेमचंद को चाहने वाले लोगों ने और नजदीक से जाना। आज हमारे समाज से किताबें लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों गायब होते जा रहे हैं और इसकी जगह ले रहा है अंधा और फूहड़ मॉडर्नाइजेशन और रील्स और साथ ही एडल्ट वीडियोस। किताबों की बातें करने वाले को आज भी लोग ओल्ड स्कूल समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप किताबें पढ़ते रहिए। और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि प्रेमचंद जैसी महान हस्तियों को लोग भूल न जाएं। आपने प्रेमचंद की कौन सी किताब पढ़ी है कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में 5 सबसे फेमस किताबों की लिंक दी है, आप वहां से मंगाकर पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।